Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the chapter working of institutions. टॉपिक की जो डिसीज़न मेकर्स होते हैं वो डिसीज़न मेकर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. दिस ऑफिस मेमोरेंडम वॉज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स. ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो कल्मिनेशन था लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स का. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी अपॉइंट कर दिया, उसको भी अपॉइंट किया 1979 में. इट वॉज हेडेड बाय द बीपी मंडल और इसका जो हेड बनाया गया वो बनाया गया बीपी मंडल को. इट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन और इसे नाम दिया गया मंडल कमीशन. इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया. और मंडल कमीशन जो है इसको क्या काम दिया गया कि वो क्राइटेरिया डिसाइड करे और आइडेंटिफाई करे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कि इंडिया में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो क्या हैं, एंड रिकमेंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट. और जो रिकमेंडेड स्टेप्स हैं वो क्या लिए जाएंगे इनके एडवांसमेंट के लिए, यानी कि अगर इन्हें हमें एडवांस बनाना हो तो हम कौन कौन से स्टेप्स इन्हें एडवांस बनाने के लिए लेंगे. द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980. कमीशन ने इसकी रिपोर्ट जो थी वो 1980 में दी. मेड मैनी रिकमेंडेशन, बहुत सारे रिकमेंडेशन भी दिए. वन ऑफ दीज, और इनमें से एक रिकमेंडेशन यानी एक जो इनकी डिमांड थी या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि एक सजेशन जो था वो क्या था कि 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व्ड फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, कि 27% जॉब्स सोशली यानी SEBC सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर दी जाएं. द रिपोर्ट एंड द रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, और ये रिपोर्ट और रिकमेंडेशन जो थे वो पार्लियामेंट में डिस्कस किए गए. फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन. कुछ सालों तक बहुत सारे पार्लियामेंट्रीज एंड पार्टीज़ जो हैं केप्ट डिमांडिंग, वो ये डिमांड करते रहे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन, इस कमीशन के मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को पूरा करने के लिए डिमांड होती रही काफ़ी सालों तक. देन केम द लोकसभा इलेक्शन, और तभी लोकसभा इलेक्शंस का आना हुआ, यानी लोकसभा इलेक्शंस स्टार्ट होने वाले थे. 1989 के लोकसभा इलेक्शंस जब आने वाले थे, और इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जनता दल है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनता दल ने प्रॉमिस किया. इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है? देखिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है चुनावी वादे जिस पत्र में किए जाते हैं, जो इलेक्शंस के टाइम में जो भी वो लोग सत्ता में आने पर जो भी वो लोग करेंगे उसके जो वादे हैं वो किए जाते हैं. तो जनता दल प्रॉमिस दैट वोटेड टू पावर, जनता दल ने प्रॉमिस किया कि अगर वो उनको पावर में आने के लिए वोट करते हैं, यानी अगर जनता उन्हें पावर में आने के लिए वोट करेगी, इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट, तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ज़रूर ही इम्प्लीमेंट करेंगे. तो ये जनता के लिए बहुत बड़ी बात थी और ये जो ऑफ़र था वो बहुत ही अच्छा ऑफ़र था. द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन. जनता दल ने गवर्नमेंट फॉर्म की इस इलेक्शन के बाद. इट्स लीडर VP सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, और इसके लीडर VP सिंह जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, यानी कि उन्होंने ऐसा जब प्रॉमिस किया लोगों से तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए. इसी वादे का ये कह सकते हैं हम कि इसी वादे का ये रिज़ल्ट था कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया. टुक प्लेस आफ्टर दैट, और कुछ डेवलपमेंट्स इसके बाद किए गए. तो इसके बाद कौन कौन से डेवलपमेंट किए गए अब हम वो देखते हैं. अब जनता दल में जब VP सिंह कौन बने थे 1989 में? VP सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने किस किस तरह के डेवलपमेंट किए देखते हैं. किस किस तरह के जो डिसीजंस हैं वो उन्होंने लिए. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन. इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये एड्रेस किया था पार्लियामेंट को और अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है वो मंडल कमीशन को क्या करना चाहती है, रिकमेंड करना चाहती है और मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट करना चाहती है. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये एड्रेस कर दिया पार्लियामेंट में. अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जैसे ही इस चीज़ को पार्लियामेंट में रखा तो 6 अगस्त 1990 को
यूनियन कैबिनेट ने एक फॉर्मल डिसीजन लिया टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन, क्योंकि अभी जैसे इसे हमने पहले आपको जो इस चैप्टर है 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा राज्यसभा, इसमें लोकसभा का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और लोकसभा का लीडर जब प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसकी ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पर सर्वोपरि है। तो 6 अगस्त 1990 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले इस चीज़ को रख दिया और फॉर्मल डिसीजन लिया गया, यूनियन कैबिनेट ने एक फॉर्मल डिसीजन लिया कि इन रिकमेंडेशंस को अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को अबाउट दिस डिसीजन, इस डिसीजन के बारे में थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज, कि इस एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने दोनों ही हाउसेज में, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। और क्या स्टेटमेंट दिया प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने, डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और उनका जो डिसीजन है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास भेज दिया गया। द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर, सीनियर ऑफिसर्स ने एक ऑर्डर निकाल दिया, और वो ऑर्डर क्या था जो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा, जो ऑफिस मेमोरेंडम था 13 अगस्त 1990 को, और उन्होंने ये जो ऑर्डर था SEBCs के लिए ये निकाल दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दिस वॉज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू, अगले कुछ महीनों तक ये सबसे ज़्यादा हॉट डिबेटेड इशू था इन द कंट्री के अंदर। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में देखा जाए तो उस समय न्यूज़पेपर और मैगजीन में सिर्फ यही एक रह गया था। देखिए, नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा, इस तरीके के वहाँ पर क्या बन रहे थे, डिफरेंट एक एड्स बन रहे थे। देखिए, नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा, इस कोटा के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्व फॉर दिस आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक, सिर्फ रिजर्वेशन है किसके लिए, आउटस्टैंडिंग बटर क्लासिक के लिए। नहीं, इस तरीके के काफ़ी सारे जो एड्स थे वो बनाए जा रहे थे। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो थी वो फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ और ओपिनियंस थे, यानी कि अलग अलग ओपिनियंस थे सभी के इस बारे में, ओपिनियंस से डिफरेंट व्यूज़ और ओपिनियंस पर भरी हुई थी। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, और इससे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट यानी कि पूरे तरीके से जो वाइड स्प्रेड जो प्रोटेस्ट थे वो हुए जा रहे थे, एंड सम ऑफ विच वर वायलेंट, और इनमें से कुछ जो थे वो बहुत ज़्यादा वायलेंट थे। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इनमें से कुछ वायलेंट थे, लोग रिएक्ट कर रहे थे स्ट्रांगली क्योंकि ये जो डिसीजन है वो अफेक्ट हो रहे थे थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, हज़ारों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इससे अफेक्ट कर रही थी। सम फेल्ट दैट एक्सिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज़ अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया, इनमें से कुछ ने ऐसा फील किया कि एक्सिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज़ अमंग पीपल, इनइक्वालिटीज़ यानी लोगों के बीच में जो डिफरेंट कास्ट की जो असमानताएँ हैं यानी कि इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको जॉब रिजर्वेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर कास्ट के नाम पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और डिस्क्रिमिनेटेड लोगों के लिए ये जो कुछ बेनिफिट्स हैं जैसे रिजर्वेशन के थ्रू उन्हें बेनिफिट कराना बहुत ज़रूरी है। दे फेल्ट दैट दिस वुड give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employ. They felt, उन्होंने ये महसूस किया कि ये एक बहुत ही फेयर अपॉर्चुनिटी है उन कम्युनिटीज़ के लिए जिन्होंने आज तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं देखा, या फिर ये कह सकते हैं जिन्होंने आज तक गवर्नमेंट के जो भी कोई भी एम्प्लॉयमेंट है उस पर अपने पैर भी नहीं रखे या वहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, यानी उन लोगों को आज तक वैसे भी उन लोगों को हर चीज़ में धुतकार दिया जाता था और हर चीज़ में उन्हें नीचे दिखाया जाता था। अदर्स फेल्ट दैट दिस वॉज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों ने ये फील किया कि ये अन्याय है उन लोगों के साथ जिन्हें अवसर की समानता नहीं मिल रही है, जो बैकवर्ड यानी कि बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए तो ये अन्याय है, और जो लोअर कम्युनिटी है यानी कि जिनके साथ पहले से ही क्या होती आ रही है, अन्याय होता आ रहा है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन थो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, उन्हें जॉब्स के लिए मना किया जा रहा है क्योंकि वो और भी क्वालिफाइड हैं, फिर भी उन्हें जॉब के लिए मना किया जा रहा है, तो ये उनके लिए तो क्या है, अनफेयर है। तो इसी तरीके के यानी कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं ये फेयर है और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये अनफेयर है। इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट डिस्कस वेदर द डिसीजन, इस चैप्टर में हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि डिसीजन अच्छा था या ख़राब था, इस चैप्टर में हमारा मतलब है कि ये डिसीजन लिया कैसे जाता है।
We only take the example to understand how major decisions are taken and implemented in the country. ये major decisions जो हैं वो कैसे लिए जाते हैं और किस तरीके से country में implement होते हैं. Who resolved this dispute? और इन्होंने ये dispute कैसे resolve किया, किसने इस dispute को resolve किया. You know that the Supreme Court, अब वैसे भी हमें पता है कि यहाँ पर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करता है, जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको. तो सुप्रीम कोर्ट को आप सभी जानते होंगे. एंड द हाई कोर्ट्स इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन, कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है इंडिया में, सेटल डिस्प्यूट्स, वो डिस्प्यूट सेटल करते हैं अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजन. और गवर्नमेंट को उन्हें मानना पड़ता है, जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट को उनके डिसीजंस को मानना होता है. सम पर्सन्स एंड एसोसिएशन अपोज्ड टू दिस ऑर्डर फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट. कुछ पर्सन्स और एसोसिएशन जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाती हैं टू दिस ऑर्डर, यानी कुछ पर्सन्स और कुछ एसोसिएशन एक दूसरे के खिलाफ हो गई इस केसेस में कोर्ट में. तो ये केस जो था वो कोर्ट में चला गया और बहुत सारे केस जो हैं वो इस बारे में हो गए. दे अपील टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड, और उन्होंने ये अपील की कि इस ऑर्डर को क्या कर दिया जाए, इनवैलिड प्रोक्लेम कर दिया जाए. सो इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और इस इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाए. इस इम्प्लीमेंटेशन को रोका जाएगा तभी तो क्या होगा कि ये जो अन्याय है, यानी कि जो हमारे साथ, यानी जो हायर कास्ट के लोग हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोका जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच ऑल द केसेस टुगेदर. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी केसेस को एक साथ बंच किया. दिस केस वॉज नोन एज, और इस केस का नाम दिया गया इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कि इंदिरा साहनी और अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ साइड. 11 जजेस जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स सुने बाय अ मेजॉरिटी, एक मेजॉरिटी के थ्रू. सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992, सुप्रीम कोर्ट ने जज किया 1992 में दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज वैलिड, कि ये जो ऑर्डर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये वैलिड है. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रूफ कर दिया. तो यानी कि वो किसके साथ थे, लोअर कास्ट के लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट था. एट द सेम टाइम, और उसी समय पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही गवर्नमेंट से कि टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर, कि इसके ओरिजिनल ऑर्डर को क्या कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए. और कैसे मॉडिफाई किया जाए, क्या चेंज किया जाए इसमें. इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन अमंग द बैकवर्ड क्लासेस, कि वेल टू डू पर्सनस जो हैं बैकवर्ड क्लासेस में शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, कि उन्होंने ये रखा कि वेल टू डू पर्सन, यानी जो लोग अच्छा कमा रहे हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेस से ही बिलोंग क्यों नहीं करते, अगर वो अच्छा कमा रहे हैं, अगर उनके पास पैसा अच्छा है, तो उन्हें इससे बाहर रखा जाए, यानी उन्हें रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखा जाए. लेकिन कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट का यही था कि यानी कि जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग हैं, जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग है उन्हें ही क्या किया जाना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जॉब करने की. तो ये था हमारा अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनादर ऑफिस मेमोरेंडम, और तुरंत ही उन्होंने क्या कर दिया, जो डायरेक्ट पर्सनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था उन्होंने एक नया ऑफिस मेमोरेंडम निकाल दिया 8 सितंबर 1993 को. डिस्प्यूट डिस्कस केम टू एन एंड, और ये जो डिस्प्यूट था वो केस में आ गया, एक एंड पर आ गया. दिस पॉलिसी हैज़ बीन फॉलोड सिंस, और ये पॉलिसी तब से ही चली आ रही है. नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की नीड ही क्या थी, जब इनकी बात ही किसी को नहीं माननी है तो. वाई हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाई गवर्नमेंट वर्क, क्यों हम एक एग्जाम्पल नहीं देख सकते कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है. गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़, किसी भी कंट्री को गवर्न करने का काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं उसमें. फॉर एग्ज़ाम्पल द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीज़न. गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने वहाँ के सिटीजन्स और उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए. इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी थस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट
प्रोग्राम्स, कि हम जिस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सभी इस केस में या इस चीज़ में हेल्प करते हैं आपकी। यानी कि किसी भी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत यहाँ पर क्या है तो वो आपको बताई जा रही है। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सेवरल वेलफेयर स्कीम्स। ये फॉर्मुलेट हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ सेवरल फॉर वेलफेयर स्कीम्स। Some persons have to take decision on how to get about these activities. कुछ पर्सन्स जो हैं वो कुछ देख लेते हैं, डिसीजंस को ले लेते हैं एंड